श्री राधा रमनु विश्वदे। सो वरदान नोट्स रिविजन सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं मॉनेटरी लिमिट्स और रेट्स को रिवाइज। तो जितनी भी जीएसटी में प्लस कस्टम्स में आपको मॉनेटरी लिमिट्स दे रखी है या कहीं पे भी रेट्स दे रखी है, तो वो सब मैंने यहाँ पे कंपाइल कर रखा है। इसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे सो दैट कहाँ ग्रेटर देन होता है, कहाँ लेस देन है, कभी इक्वल्स टू है कि नहीं है, वो सब आपको याद रहे। उसके लिए मैंने कंपाइलेशन कर रखा है। अगर आपको ये वरदान नोट्स चाहिए तो आप इसको वेबसाइट से जाके परचेज़ कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा भी अगर आपको बुक्स, टेस्ट सीरीज़, नोट्स चाहिए हो या फिर टेस्ट सीरीज़, मेंटोरशिप, तो वो सब आप वेबसाइट से जाके परचेज़ कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। फर्स्ट पार्ट इज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। The first monetary limit is related to कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट दे रहा है तो उसको सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाता शेड्यूल 1 के अंदर इफ़ देयर वैल्यू इज़ अप टू 50,000 रुपीज़। अप टू है मतलब 50,000 या उससे कम होगा, 50,000 और लेस होगा पर एम्प्लॉई, और पर फाइनेंशियल ईयर की ये लिमिट रहती है। ठीक है, पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर अप टू 50,000 रहेगा तो उसको सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाता। अगर 50,000 से ज़्यादा हो गया तो इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है रेट्स है कुछ कि गुड्स पे सर्विसेज पे क्या रेट्स हैं। तो एज ऑफ नाउ यही रेट्स एप्लीकेबल हैं। ठीक है, 7 रेट्स हैं फॉर गुड्स एंड 6 फॉर सर्विसेज जनवरी के लिए। ठीक है, सो गुड्स के लिए क्या है, देखो ये बहुत ज़्यादा बस एक बार पढ़ के छोड़ सकती हूँ, बहुत कोई एग्जाम में आने लायक चीज़ नहीं, बट हाँ रेट्स ही तो मैंने दे रखा है यहाँ पे। 0.125%, 0.75%, 1.5, 2.5, 6%, 9%, 14%। और सर्विसेज के केस में क्या हो जाएगा, सर्विसेज के केस में आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी ये ऊपर वाली लिमिट्स हट जाएगी। एक तो ये हट जाएगी, एक ये हट जाएगी, और एक एडिशनल भी इंट्रोड्यूस की जाएगी विच इज़ दिस। बाकी सेम है 0.75, 2.5, 6, 9, 14। ये एडिशनल है और ये दो यहाँ से हट गई है। ठीक है, मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट 20% हो सकता है। आईजीएसटी का मैक्सिमम 40% हो सकता है, बट ऐसे इस कैटेगरी में अभी तक कोई भी गुड्स नोटिफाइड नहीं है। जीएसटी रेट इफ जीटीएस exercises option to itself pay tax under FCM। अगर जीटीए खुद से FCM ऑप्ट करता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करता है, तो कितने जीएसटी की रेट एप्लीकेबल होती है, 12% की रेट एप्लीकेबल होगी अगर वो आईटीसी अवेल करना चाहता है, और अगर वो आईटीसी नहीं लेता है तो फिर 5% पे वो डायरेक्टली खुद की जेब से टैक्स भर सकता है। ठीक है, सो विदाउट आईटीसी में जीटीए इनपुट्स का आईटीसी नहीं ही लेगा। पर अगर एफसीएम ऑप्ट नहीं करता है जीटीए तो कौन सी जीएसटी की रेट एप्लीकेबल होती है, तब सिंगल रेट 5% एप्लीकेबल होती है आरसीएम के अंदर। फिर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, उसके केस में भी जीएसटी रेट मल्टीपल रहती है। तो 5 सिनेरियो के केस में करके मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर नॉन बॉडी कॉरपोरेट एक बॉडी कॉरपोरेट को रेंट पे देता है क्या, मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, कौन देता है, सप्लायर इज नॉन बॉडी कॉरपोरेट एंड रेसिपिएंट इज बॉडी कॉरपोरेट। तो इसके केस में रिवर्स चार्ज लगता है। रिवर्स चार्ज में ये सिंगल ट्रांजैक्शन ही कवर होता है कि नॉन बॉडी कॉरपोरेट को क्या करे, सप्लाई करे। तो उसके केस में बॉडी कॉरपोरेट पे लाइबिलिटी आती है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की, और 5% की टैक्स रेट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो 5% अंडर आरसीएम। ठीक है, पर अगर मान लो ये सेम नॉन बॉडी कॉरपोरेट ही खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के एफसीएम ऑप्ट कर ले, तो फिर उसके केस में अगर भाई खुद से कुल्हाड़ी मारी है तो एफसीएम में आपको 12% की रेट लगा के जीएसटी पे करना रहता है। यहाँ पे कोई आईटीसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से आप पूरा आईटीसी ऑप्ट कर सकते हो, बट 12% की रेट रहेगी। फिर एक केस बनता है कि अगर मान लो
ये जो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, इट इज रजिस्टर्ड एंड इट रेंट्स टू अनदर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। ऊपर वाले में तो क्या हो रहा था, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट किसको दे रहा था, बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को ही रेंट पे दे रहा है। तो उसके केस में गवर्नमेंट कहती है 12% या 5%, दोनों में से एक रेट ऑप्ट कर लो। अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो हर कोई कम वाली रेट ऑप्ट करेगा, तो गवर्नमेंट कहती है रुको, थोड़ा सा पूरा समझने की कोशिश तो करो। 12% केस में हम आईटीसी आपको देंगे, 5% वाले केस में ऊपर तो था नो आईटीसी जीटीए वाले केस में कि विदाउट आईटीसी, बट यहाँ पे है लिमिटेड आईटीसी के साथ में आपको ये मिलता है। लिमिटेड आईटीसी का मतलब क्या होता है कि आपको आईटीसी मिल जाएगा इनपुट सर्विसेज का, अगर आप जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, मतलब जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही जो सर्विसेज फर्दर ट्रांसफ़र हो रही है उससे रिलेटेड आपको इनपुट सर्विसेज का क्या मिल जाएगा, मतलब जो आप फर्दर ले रहे हो इससे रिलेटेड सर्विसेज, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, सो 12% विद आईटीसी एंड 5% विद लिमिटेड आईटीसी है यहाँ पे। फिर अगर मान लो ये थर्ड वाले केस में ही क्या हो जाता कि ये जो सप्लायर है, यहाँ तो हमने बोला ये नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर रजिस्टर्ड था, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हमने इनको कह दिया कि आप नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हो भले से, बट आप ही रजिस्टर्ड हो तो आप टैक्स पे करो 12 या फिर 5%। पर अगर ये सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड हो गया तो यहाँ पे आरसीएम का केस तो बनता नहीं है, क्योंकि आरसीएम तो सिर्फ एक केस में लगता है कि सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ पे रेसिपेंट नॉन बॉडी कॉर्पोरेट तो आरसीएम तो नहीं लगेगा, और सप्लायर भी यहाँ पे क्या है, सप्लायर तो चलो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में आरसीएम तो लगेगा नहीं, एफसीएम लगेगा तो सही, लेकिन एफसीएम में लगने के लिए सप्लायर का रजिस्टर्ड होना भी तो ज़रूरी है कि वो टैक्स तभी तो लगाएगा। अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड ही नहीं तो जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा, तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, टोटली नॉट टैक्सेबल। क्या, नॉट टैक्सेबल, क्योंकि रेसिपेंट आरसीएम के लिए लायबल है नहीं, सप्लायर रजिस्टर्ड है नहीं, तो टैक्स लगाएगा कौन, जीएसटी पे करेगा कौन, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन टैक्सेबल ही नहीं होगा। एंड लास्ट केस, अगर बॉडी कॉर्पोरेट किसी को भी सप्लाई करे, अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर है, सप्लायर कौन है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, जितने भी अभी ऊपर केस देखे वहाँ नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर से, बट यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर अगर क्या करता है, ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का काम करता है, तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, या तो 12% विद आईटीसी ले लो या 5% विद लिमिटेड आईटीसी ले लो। सो ये हो जाता है हमारा ये पॉइंट भी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गैम्बलिंग, एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट्स, इन सब के ऊपर जीएसटी रेट क्या लगती है, मतलब कैसीनोज, रेस क्लब्स, आईपीएल या कोई भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, तो इनके केस में 28% का जीएसटी लगता है, 14% ईच। ठीक है, जीएसटी रेट ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग अंडर रियल एस्टेट। अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब क्या होता है कि एरिया मेट्रोज में तो 60 स्क्वायर मीटर्स एंड 90 स्क्वायर मीटर्स इन नॉन मेट्रोज, और वैल्यू एंड है वैल्यू अप टू 45 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, तो उसको हम अफोर्डेबल हाउसिंग कहते हैं। इसके केस में जीएसटी रेट रहता है 1%, लेकिन विदाउट आईटीसी। और अगर यही अदर देन अफोर्डेबल हाउसेज हो या कमर्शियल अपार्टमेंट जैसे शॉप्स, ऑफिसेज इन अ रेसिडेंशियल रियल स्टेट प्रोजेक्ट RREP, जिसमें कारपेट एरिया ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट्स 15% ऑफ द टोटल कारपेट एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके केस में 5% लगता है विदाउट आईटीसी। Similarly, GST rate for non-compliance of 80% procurement from registered suppliers condition by promoter in real estate projects. Real estate projects में कंडीशन होती है कि जितना भी आप procurement करोगे, इनपुट्स लेके आओगे, वो आपको रजिस्टर्ड सप्लायर से ही लेने होते हैं। एटलीस्ट 80% आपको रजिस्टर्ड से लेना रहता है, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा झोल चलता है, इसलिए गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट रख रखी है। सो अगर मान लो आप 80% की जगह 70% ही ये लिमिट फुलफिल करते हो, तो जो रिमेनिंग 10% है उसके उस पर आपको खुद की जेब से 18% का जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना रहता है। देन जीएसटी रेट ऑन सीमेंट परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप सीमेंट वगैरह अनरजिस्टर्ड से खरीदते हो तो उसके केस में तो 28% जीएसटी लेती है गवर्नमेंट आरसीएम में सीधा। फिर आता है कंपोजिशन स्कीम के केस में, अगर गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज की कंपोजिशन स्कीम होती है तो कौन सी मॉनेटरी लिमिट एप्लीकेबल है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर जीएसटी रेट भी देखेंगे। सो
गुड्स हो चाहे रेस्टोरेंट सर्विसेज हो 10(1) 10(2) में 75 लाख की लिमिट रहती है। कहाँ कहाँ? MM, NT और SOM, इन सब 8 स्टेट्स में, और बाकी जगह 1.5 CR। MMNT का मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ, वैसे मेरी क्लास में तो ये कर ही रखा है, ठीक है। सो क्या क्या आएगा यहाँ पे? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड मेघालय, और बाकी जगह 1.5 CR इंक्लूडिंग हज, ठीक है। सो हिमाचल प्रदेश, असम और जम्मू कश्मीर, इन पे 1.5 CR इंक्लूड होगा। मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में, उससे पहले ये कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज का देख लो। 10(2)A वाला जो रहता है उसके केस में 50 लाख की लिमिट एप्लीकेबल रहती है सभी स्टेट्स के लिए। अच्छा, एक मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी आता है 10(1) के अंदर कि अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा अगर आप कुछ सर्विसेज एडिशनली प्रोवाइड करवाना चाहते हो इस कंपोजिशन स्कीम में, अगर आप एडिशनली कोई क्या करवाना चाहते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाहते हो, तो वो कहाँ तक की प्रोवाइड करवा सकते हो? 5 लाख रुपीज़, और टर्नओवर इन स्टेट और यूटी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उसका 10%। जो भी हायर होगा वो आप इतनी लिमिट तक की आप मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर सकते हो। देन जीएसटी रेट क्या रहती है इस कंपोजिशन स्कीम वाले पूरे में? सो देखो, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज देते हो तो आपके ऊपर लिमिट रेट रहेगी 2.5 दैट इज टोटल 5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। वहीं अगर आप सर्विसेज देते हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, ठीक है, 10(2)A में, तो उसके केस में रहेगी 3% ईच, टोटल 6% हो जाएगा, वही टर्नओवर इन स्टेट और यूटी का ये रहेगा, ठीक है। पर अगर आप क्या हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो आपके ऊपर बहुत लीनियंसी है, 0.5 दैट इज टोटल 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। और अगर आप मैन्युफैक्चरर भी नहीं हो, ना आप रेस्टोरेंट वाले हो, ना आप अदर सर्विस सप्लायर हो, आप नॉर्मल सप्लायर हो, मतलब जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके केस में आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है, तो आपके ऊपर लगेगा 0.5 दैट इज टोटल 1% ऑफ दी टैक्सेबल टर्नओवर। क्या? टैक्सेबल टर्नओवर का इन तीनों में था, टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। ये टर्नओवर इन स्टेट और यूटी कैसे होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर ही रखा है, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ टर्नओवर इन जीएसटी वाली शीट में। सो वहाँ से आप इसको और डिटेल में रेफर कर लेना। पर यहाँ पर क्या है, इसको आप इन जनरल समझ सकते हो कि यहाँ पर एग्जेम्प्ट वालों पे भी लग जाएगा जीएसटी, बट यहाँ पर सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे लगेगा 0.5 दैट इज टोटल 1%। नेक्स्ट है, for excess payment up to dash amount, supplier can use invoice date as time of supply for supply of goods or services. प्रैक्टिकली ये केस इरेलीवेंट है गुड्स के लिए, क्यों? क्योंकि एडवांस पे जीएसटी वैसे भी नहीं लगता, ठीक है। सो इन जनरल आप क्या कर सकते हो, इनवॉइस डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट कर सकते हो अगर आपका अमाउंट 1,000 रुपये तक का है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको एडिशनली जीएसटी एडवांस पे पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जब आप इनवॉइस इशू कर दोगे इस पर्टिकुलर अमाउंट का, तब आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर जीएसटी पे कर सकते हो। सो अप टू 1,000 तक का अमाउंट होता है, तो क्या है, अप टू है, ध्यान में रखना। अच्छा, BOS फॉर कॉर्पोरेट गारंटीज टू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू अ रिलेटेड पर्सन इन इंडिया। अगर आप कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हो किसी रिलेटेड पर्सन के लिए इंडिया में, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो उसके केस में आप क्या लेते हो, एक्चुअल कंसिडरेशन क्या है इसके लिए, या फिर 1% ऑफ द गारंटी अमाउंट पर एनम विच एवर इज हायर। क्या लोगे आप? हायर लोगे, ठीक है, ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन और 1% ऑफ गारंटी अमाउंट पर एनम। सो अगर 5 साल है तो मल्टीप्लाई बाय 5 भी होगा। बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, इन सब के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, 100% ऑफ दी फेस वैल्यू ऑफ बैट या अमाउंट पेड इनटू टोटल स्टर। वहीं अगर लॉटरी होगी तो लॉटरी के केस में मैंने बता रखा है कि लॉट के आना होता है, लॉट के आना मतलब बैक कैलकुलेशन करनी होती है थोड़ी सी, तो 100/128 ऑफ दी प्राइस इन ऑफिशियल गजट या 100/128 ऑफ दी फेस वैल्यू ऑफ टिकट, विच एवर इज हायर, वो आप कंसिडर करते हो। देन
फॉरेन करेंसी के परचेज सेल के लिए हम जब BOS निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन में हम कौन कौन सी रेट्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. सो देखो, RBI रेफरेंस रेट अगर अवेलेबल होती है तो फिर तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि बाय और सेल रेट माइनस RBI रेफरेंस रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी. पर अगर RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो उसके केस में जितना भी आपको INR रिसीव हुआ है या आपने INR दिया है उसका आप 1% ले लेते हो एज वैल्यू ऑफ सप्लाई. और अगर दोनों ही करेंसी जिनका आप एक्सचेंज करवा रहे हो वो INR अगर नहीं है तो आप दोनों करेंसीज को RBI रेफरेंस रेट पे RBI रेफरेंस रेट पे पहले कन्वर्ट करोगे INR में, और फिर जो भी दोनों में से कम वाला अमाउंट निकल के आएगा उसका 1% आप कंसिडर करोगे एज वैल्यू ऑफ सप्लाई. उसके बाद रूल 32(2)(b क्या कहता है, तो 32(2)(a था. 32(2)(b) में आप कैसे निकालते हो, तो उसमें स्लैब सिस्टम चलता है कि अप टू 1 लाख तो आप क्या लोगे 1% और 250 विच एवर इज हायर. तो करेंसी वैल्यू जो वैल्यू आ रही है उसका 1% लोगे या 250 लोगे, जो भी ज़्यादा होगा हायर वाले को कंसिडर करोगे. ठीक है. उसके बाद 1 लाख के बाद और 10 लाख तक आप क्या लोगे 0.5%, और 10 लाख से ज़्यादा होने पर 0.1%. आप इसको ऐसे याद रखो 1%, 0.5 एंड 0.1. उसके आगे पीछे का कैसे याद रखना है. सो 1% के केस में आप 250 से कंपेयर करके हायर लोगे, और जो लास्ट वाला केस है उसमें आप 60,000 से कंपेयर करके लोअर लोगे. मतलब मैक्सिमम 60,000 हो सकता है, मतलब आप ये अमाउंट और इसको कंपेयर करोगे, जो भी दोनों में से लोअर होगा वो आप कंसिडर करोगे. अब ये जो एडिशनल यहाँ पे आ रहे हैं वो कैसे आए हैं, देखो मैंने कहा कि 1 लाख के बाद वाले अमाउंट से 10 लाख तक आपको क्या लेना है 0.5%. तो 1 लाख तक वाले अमाउंट के लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसी स्लैब से करेंगे ना. तो 1 लाख का 1% कितना होता है 1000, और 250 हायर कौन सा रहा 1000, तो 1000 यहाँ पे इस तरीके से निकल के आया. सिमिलरली यहाँ पर 10 लाख के बाद मैं बोल रही हूँ 0.1% लगाना है. उससे पहले हमने कैसे किया होगा, ये 1 लाख का तो अभी निकाला 1K, और ये बीच के 9 लाख का हम कैसे निकालेंगे कि 0.5% लगा दोगे आप अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख पे. सो 4500 रुपीज़ हो जाएगा, तो 4.5K, तो टोटल 5.5K आ गया. ठीक है. नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में हमें कुछ परसेंटेजेस कंसिडर करनी होती है. सो अगर मान लो पूरा का पूरा रिस्क कवर है, कोई इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट नहीं है आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो पूरा का पूरा 100% प्रीमियम आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट होता है. पर आपकी पॉलिसी में रिस्क भी है, रिस्क कवरेज भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट कॉम्पोनेंट भी इंक्लूडेड है. तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या हमने इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट है वो कस्टमर को ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया है क्या. अगर ऐसा किया है कि ग्रॉस मतलब टोटल प्रीमियम तो इतना है, इसमें से इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट इतना है, तो जो बचा हुआ होगा रिस्क कंपोनेंट सिर्फ उसी पे हम GST लगाएंगे. क्यों, इन्वेस्टमेंट मनी के ट्रांजैक्शन पे तो GST लगता ही नहीं है ना, इसलिए इन्वेस्टमेंट वाले पे तो लगेगा ही नहीं. सो ग्रॉस प्रीमियम में से इन्वेस्टमेंट वाला कंपोनेंट हटा दो, जो रिस्क वाला कंपोनेंट बचा उस पर GST लग जाएगा. दैट इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई. पर अगर हमने ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं इंटीमेट किया तो गवर्नमेंट हमें नोटिफाई कर रखा है कि क्या क्या आपको परसेंटेजेस यूज़ करनी है एज वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी होगी, एक बार में आपने पूरा प्रीमियम दे दिया है, ठीक है, तो उसके केस में टोटल प्रीमियम का 10% विल बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई. पर अगर सिंगल प्रीमियम नहीं है, मल्टीपल बार में आप दे रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जितना आप प्रीमियम दे रहे हो उसका तो हम 25% क्या ट्रीट कर लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, और सब्सिक्वेंट ईयर्स में इसका आधा दैट इज़ 12.5% हम कंसिडर करेंगे एज वैल्यू ऑफ सप्लाई. ठीक है. सो अगर इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट बता दिया तो प्रीमियम माइनस इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट, नहीं बताया तो सिंगल प्रीमियम वाली है तो 10% लोगे, अदर केसेस में क्या करोगे फर्स्ट ईयर में 25% एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में 12.5%. और अगर इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है ही नहीं, पूरा का पूरा रिस्क कवरेज है, तो 100% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई. अच्छा, इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर बुकिंग ऑफ टिकट्स बाय एयर ट्रैवल एजेंट फॉर डोमेस्टिक बुकिंग. डोमेस्टिक बुकिंग के केस में हम क्या लेते हैं 5% ऑफ द बेसिक फेयर, और अगर इंटरनेशनल बुकिंग्स है तो 10% ऑफ द बेसिक फेयर हो जाता है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई. ये क्या है, एयर ट्रैवल एजेंट का हम बेसिकली वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं. अब
कुछ एग्जेम्पशन रहती है फॉर रेंटिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस बाय एंटिटीज अंडर सेक्शन जो रजिस्टर्ड 12A 12AB 1023C5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो एग्जेम्पशन कब मिलेगी, मैंने क्या कहा, एग्जेम्प्ट किस अमाउंट तक होगा। एग्जेम्पशन हमें मिलेगी कि अगर हम रूम रेंट पे दे रहे हैं तो उसका रेंट कितना होना चाहिए, लेस देन 1000 रुपीज़ पर डे। अगर इक्वल्स टू 1000 भी हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा, मोर देन में तो होगा ही होगा। तो लेस देन 1000 पर डे होना चाहिए। सिमिलरली प्रेमाइसेस, कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडपम, ओपन एरियाज जो हॉल्स वगैरह, उनका अगर आप रेंट पे दे रहे हो तो 10,000 हो जाएगा। 1000 ये 10,000 वही पर डे का चार्जेस रहेगा यहाँ पे। और शॉप्स वगैरह रेंट देते हो तो इसके केस में हमेशा मंथली होता है, तो ये 10,000 मंथली लिमिट हो जाएगी। ध्यान रखना है लेस देन है, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एग्जेम्पशन की बात कर रही हूँ। उसके बाद है टैक्सेबिलिटी ऑफ रूम चार्जेस फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। इसके केस में टैक्सेबल कब होगा, टैक्सेबल होगा अगर पर डे का रेंट ऑफ दिस रूम इज मोर देन 5,000 रुपीज़। पर डे का रेंट अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो टैक्सेबिलिटी आएगी। तो ध्यान रखना कहाँ एग्जेम्पशन वर्ड यूज़ करा है, कहाँ टैक्सेबिलिटी वर्ड यूज़ किया है। पर ध्यान रखना ICU, CCU, NICU, ये जो क्रिटिकल केयर वाली यूनिट्स होती है ICCU, इनके केस में अगर 5,000 से ज़्यादा भी होता है तो भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, दे विल ऑलवेज बी एग्जेम्प्ट। उसके बाद सर्विस बाय CGST LA इज एग्जेम्प्ट अगर वैल्यू कहाँ तक होती है, अप टू 5,000 रुपीज़ होती है। और अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो 5,000 रुपीज़, अप टू 5,000 रुपीज़ हम एक फाइनेंशियल ईयर वाइज काउंट करते हैं। उसके बाद अगर ओल्ड एज होम्स रन करने की सर्विसेज हैं, रन कौन कर रहा है, CGST या कोई भी 12AA AB वाली एंटिटीज़, तो उसके केस में एग्जेम्पशन मिलती है कि अगर आप उनसे जो चार्जेस कलेक्ट कर रहे हो इंक्लूडिंग बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस, सब कुछ पर मंथ पर मेंबर अगर अप टू 25,000 रुपीज़ हो, क्या अप टू 25,000 हो तो एग्जेम्पशन मिलती है। और ये किसको आप दे रहे हो, ओल्ड एज होम्स, ऐसे रेसिडेंट्स को जिनकी एज 60 ईयर्स और मोर है। क्या एज 60 और मोर, ठीक है। सो ये दो कॉम्पोनेंट्स ध्यान में रखना, 60 और मोर एंड अप टू 25,000 होना चाहिए इनसे जो आप चार्जेस ले रहे हो। सारे चीज़ों का चार्जेस इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन अक्वायरिंग बैंक विद रिस्पेक्ट टू सेटलमेंट ऑफ अमाउंट अप टू डैश इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन वाया डेबिट और क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड और अदर पेमेंट कार्ड, तो उसके केस में एग्जेम्पशन मिलती है अगर अप टू 2,000 रुपीज़ तक का अमाउंट होता है। क्या अप टू होना चाहिए यहाँ पे भी। उसके बाद लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव्ड बाय IRDAI, इसके केस में एग्जेम्पशन मिलती है अगर मैक्सिमम कवर 2 लाख रुपए तक का होता है, अप टू है अगेन। फिर कुछ एग्जेम्पशन है अगर हम सर्विसेज गवर्नमेंट को देते हैं, टू गवर्नमेंट है, बाय गवर्नमेंट नहीं, टू गवर्नमेंट है। जैसे हम कंपोजिट सप्लाई करते हैं जहाँ पे गुड्स का कंपोनेंट अगर 25% तक होता है, अप टू 25% इसमें गुड्स का कंपोनेंट, तो सर्विस भी दे रहे हो आप, गुड्स का सप्लाई भी कर रहे हो, लेकिन गुड्स का कंपोनेंट अप टू 25% होगा तो एग्जेम्पशन मिल जाती है। और इसके केस में CGST UT LA को आप दे सकते हो फॉर फंक्शंस एंट्रस्टेड टू पंचायत, आर्टिकल 243G एंड म्यूनसिपैलिटीज, आर्टिकल 243W। और अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हो CGST UT के लिए, LA नहीं आएगा यहाँ पे, तो उसके केस में आप अगर टोटल एक्सपेंडिचर का CGST UT कितना बियर करती है, 75% और मोर, क्या 75% और मोर, यहाँ पे अप टू 25% अगर ये गुड्स की वैल्यू थी तो एग्जेम्पशन, और यहाँ पे 75% या उससे ज़्यादा है तो एग्जेम्पशन है। तो अगर गवर्नमेंट 75% और मोर बियर करती है खर्चा तो उसके केस में, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के केस में एग्जेम्पशन मिल जाती है। उसके बाद अगर आर्टिस्ट जो फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स प्रेजेंट करते हैं जैसे म्यूज़िक, डांस, थिएटर के, तो उसके केस में एग्जेम्पशन मिलती है अगर चार्जेस अप टू 1.5 लाख हो, अप टू है मतलब 1.5 लाख भी होगा तो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एज ए ब्रांड एम्बेसडर सर्विसेज देते हो तो कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलती है, हमेशा टैक्सेबल होगा चाहे 10 रुपये का ही अमाउंट हो।
देन एडमिशन टू सर्विसेज, डांस और थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, अवार्ड्स, कॉन्सर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, स्पोर्टिंग इवेंट, प्लानिटेरियम, इन सब के केस में एग्जामेशन मिलती है अगर चार्जेस कितने हो, अप टू 500 रुपीज़ पर पर्सन हो। 500 रुपये तक की एयर टिकट्स है, माफ है जीएसटी। फिर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का केस आता है। इसके केस में कब हमें एग्जामेशन मिलती है कब नहीं, तो हमें वो 7500 वाली लिमिट चेक करनी रहती है। तो सबसे पहले देखो इनका हम एनुअल टर्नओवर देखेंगे। यहाँ पे स्टार की जगह इसको स्लैश करके 10 लैक्स कर लेना, ठीक है। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं हमारे, अब ये 10 लैक्स हो जाएगा, है ना। MMNT के केस में ये 10 लैक्स हो जाएगा, अदरवाइज 20 लैक्स। तो अगर इनका टर्नओवर कितना है, मोर देन 20 लाख रुपीस है, और इनके चार्जेस भी मंथली मेंटेनेंस चार्जेस पर अपार्टमेंट, मंथली है और पर अपार्टमेंट है, वो 7500 रुपीज़ से ज़्यादा होंगे, सिर्फ इसी केस में क्या आएगी, टैक्सेबिलिटी आएगी। अदरवाइज चाहे चार्जेस 7500 और लेस हो जाए तो भी एग्जामेशन मिल जाएगी, या फिर आपका टर्नओवर ही अगर अप टू 20 लाख्स या 10 लाख्स हैं तो उसके केस में चाहे 7500 से ज़्यादा चाहे कम हो चाहे इक्वल्स टू, हमेशा एग्जामेशन ही मिलेगी। तो सिर्फ एक केस में टैक्सेबिलिटी है जहाँ पे टर्नओवर भी ज़्यादा हो रहा है और मंथली मेंटेनेंस चार्जेस भी मोर देन हो रहे हैं 7500 रुपीज़ पर अपार्टमेंट। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय unincorporated body या NPO registered under any law to its own members against membership fee of dash amount is exempt। अगर वो लोग engaged है, if engaged in activities relating to welfare of industrial, agricultural, labor or farmers या promotion of trade, commerce, industry, agriculture, art, science, literature, culture, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो उसके केस में एग्जामेशन कब मिलेगी कि जब आप उन लोगों से मेंबरशिप फ़ी कितनी ले रहे हो, 1000 रुपीज़ पर मेंबर पर ईयर ले रहे हो, अप टू 1000 रुपीज़, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फार्मर्स है तो हमेशा रखना कम ही अमाउंट होगा, तो 1000 रुपये तक का अमाउंट अप टू दे रखा है पर मेंबर पर ईयर। उसके बाद अगर आप इंक्यूबेटरी अगर सर्विसेज देता है तो उसके केस में एग्जामेशन कब मिलती है, क्या उनका टर्नओवर कितना होना चाहिए, अप टू 50 लाख रुपीज़ होना चाहिए इन अ फाइनेंशियल ईयर, सब्जेक्ट टू कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है ना वो भी 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और करंट का भी नहीं होना चाहिए, दोनों ही नहीं होने चाहिए, और 3 साल नहीं होने चाहिए इनको एज एन इंक्यूबेटरी एग्रीमेंट में एंटर हुए, ठीक है। उसके बाद है रूल 86A के केस में प्रॉपर अथॉरिटी, जो हम रिस्ट्रिक्शंस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी पे कौन सी अथॉरिटी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो अगर लगता है कि फ्रॉडुलेंट आईटीसी या इनएलिजिबल आईटीसी अप टू 1 करोड़ तक का है तो उसके केस में तो ACDC एक्शन ले सकते हैं, डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर। पर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा और अप टू 5 करोड़ तक का मामला लगता है तो फिर एडिशनल जॉइंट कमिश्नर, उनसे ऊपर वाले ऑफिसर्स, और अगर 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो फिर प्रिंसिपल और कमिश्नर को बीच में आना रहेगा। उसके बाद जो रूल 86B में रेस्ट्रिक्शन लगा जाती है कि आपको 1% जो बेसिकली 99% ही आप ITC यूज़ कर सकते हो, 1% आपको कैश में ही देना रहेगा। वो रिस्ट्रिक्शन कब एप्लीकेबल होती है कि अगर आप एक पहली बार तो रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए और आपकी टैक्सेबल सप्लाई, क्या टैक्सेबल सप्लाई मंथ की कितनी होनी चाहिए, मोर देन 50 लाख, तो आपके ऊपर ये रूल 86B लगता है। और टैक्सेबल सप्लाई में आप एग्जाम सप्लाई इंक्लूड नहीं करोगे, यहाँ तक कि ज़ीरो रेटेड सप्लाई भी इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। रूल 86B के कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें लिमिट्स यूज़ होती है। वो कौन कौन सी लिमिट है, एक तो अगर आपको रिफंड मिला हो, क्या आपको रिफंड मिला हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, चाहे ZRS का चाहे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मोर देन 1 लाख का, या फिर आप इनकम टैक्स भरते हो, आप खुद करता, अगर HUF है तो प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, MD, WTD कंपनी वगैरह के केस में मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, ट्रस्टीज़ वगैरह, 1 लाख से ज़्यादा का अगर आप इनकम टैक्स भरते हो तो मतलब, और वो भी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे इस केस में। यहाँ पे तो सिर्फ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, यहाँ पे 2 फाइनेंशियल ईयर्स का, 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन दोनों ही केस में, तो हम मानेंगे आप सच्चे इंसान हो, तो उसके केस में आपको रूल 86B आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं करेंगे, मतलब आपको 1% भी जेब से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा ITC ले सकते हो। और ये जो एडिशनल वाले थे ये भी मैंने लिख दिए,
ठीक है, इनको रीड करके छोड़ सकते हो। उसके बाद इंटीमेशन ऑफ ऑल गुड्स सेंट, रिमूव्ड और रिटर्न्ड। जॉब वर्क के केस में आपको कब कब IDC 04 फाइल करना पड़ता है, GST IDC 04। तो अगर आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, प्रिंसिपल का एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का, क्या लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अगर अप टू 5 करोड़ रुपीज़ है, तो आपको एनुअली एक बार भरनी रहेगी 25 अप्रैल को, ईयर एंड के बाद जो 25 डेट आएगी 25 अप्रैल। और अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा होता है तो फिर आपको हाफ ईयरली मतलब 2 बार भरनी पड़ेगी। तो सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा तो 25 अक्टूबर, और मार्च के बाद 25 अप्रैल। ठीक है। रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड ये तो आपको याद हो गई, 10, 20 और 40 और 20 दो चलता है। ठीक है, तो MMNT दैट इज मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड नागालैंड। उसके केस में 10 लाख रुपीज़ होएगा, गुड सर्विसेज बोथ। SOM TP, SAUM और T और P, सिक्किम बताया था, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, तेलंगाना, पुडुचेरी। इनके केस में 20 लाख रुपीज़ हो जाएगा, गुड सर्विसेज या दोनों सप्लाई कर रहे हो। और बाकी स्टेट्स में इंक्लूडिंग हजेस, हिमाचल प्रदेश, असम एंड जम्मू कश्मीर, तो उनके केस में 20 लाख तो लगेगा अगर आप सर्विसेज का सप्लाई करते हो या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का करते हो, या फिर आप गुड्स का ही करते हो लेकिन इंटर स्टेट करते हो, तो 20 लाख की लिमिट। और अदरवाइज 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, लेकिन 40 लाख की लिमिट सिर्फ एक केस में एप्लीकेबल होती है, एक तो आपको गुड्स का सप्लाई करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ इंट्रा स्टेट कर सकते, क्या इंट्रा स्टेट गुड्स का सप्लाई एक्सक्लूसिवली आपको करना पड़ेगा, इसके साथ में कुछ भी नहीं, सर्विसेज और एडिशनल नहीं हो सकती। अगर एडिशनल सर्विसेज भी साथ में करते हो तो फिर 20 लाख की लिमिट ही एप्लीकेबल होगी। ठीक है। उसके बाद टैक्स इनवॉइस में मैंडेटरी रेसिडेंट इन्फॉर्मेशन कब सबमिट करने के लिए आप लायबल होते हो। तो अगर देखो रजिस्टर्ड है रेसिपेंट तो कोई लिमिट नहीं है, नेम, एड्रेस, GST एंड UIN आपको देने ही देने रहेंगे। पर अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसके केस में 50,000 से ज़्यादा का अगर अमाउंट होगा तो उसके केस में तो आपको नेम, एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, स्टेट नेम, कोड देना रहेगा। 50,000 या उससे ज़्यादा का अमाउंट है। और अगर लेस देन 50,000 है, ध्यान रखना है यहाँ पर तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और यहाँ पे सिर्फ लेस देन। अगर लेस देन है 50,000 तो आपको ये डिटेल्स मैंडेटरी बेसिस पे देने की ज़रूरत नहीं है, रेसिपेंट मांगे तो आप दे सकते हो। अच्छा, HSN डिजिट्स जो आपको यूज़ करनी पड़ती है टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई के केस में, तो अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज़ है तो आप B2B सप्लाई के केस में 4 डिजिट्स दोगे, और B2C है तो ऑप्शनल है 4 डिजिट्स देना। लेकिन अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो चाहे B2B हो चाहे B2C हो, आपको 6 डिजिट्स HSN की देनी ही देनी रहेगी। फिर एक केस आता है कि ई इनवॉइसिंग और डायनेमिक QR कोड कब एप्लीकेबल होता है। तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है हर रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेसिस पर कितना है, मोर देन 5 करोड़ रुपीज़ इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017 to 18 ऑनवर्ड्स। और ये सिर्फ किसके एप्लीकेबल होता है इनवॉइसिंग, B2B सप्लाई और एक्सपोर्ट्स के लिए, इंपोर्ट वगैरह के लिए नहीं एप्लीकेबल होता। और डायनेमिक QR कोड एप्लीकेबल होता है सिर्फ B2C इनवॉइसेस के लिए। और किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, हर रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, मोर देन 50 करोड़ है इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017 to 18 ऑनवर्ड्स। ठीक है, सो यहाँ पे 5 करोड़ और यहाँ पे 500 करोड़। उसके बाद GSTR 1 या 1A में डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आप किस तरीके से दे सकते हो, कंसोलिडेटेड डिटेल्स दे सकते हो या नहीं दे सकते, या इनवॉइस वाइज देनी पड़ेगी। तो अगर देखो B2B आप सप्लाई कर रहे हो, इंटर हो चाहे इंट्रा हो, अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, 10 रुपये का अमाउंट भी होगा तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल ही देनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला फिर ITC वगैरह अवेल करता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन आप कर ही नहीं सकते हो, आपको इनवॉइस वाइज ही डिटेल देनी रहेगी। पर अगर आप B2C करते हो, B2C अगर आप सप्लाई करते हो और उसमें आप क्या करते हो, इंट्रा स्टेट करते हो, अपने खुद के स्टेट के विद इन ही करते हो, तो भी आपको कोई थ्रेशोल्ड चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंसोलिडेटेड डिटेल्स दे सकते हो।
फर्स्ट केस में बिल्कुल ही नहीं दे सकते, यहाँ पे पूरी पूरी कंसोलिडेटेड दे सकते हो, लेकिन कंसोलिडेशन आप टैक्स रेट की बेसिस पे करोगे। ऐसे नहीं कि जिस पे 12% लग रहा है उसको भी उसी कैटेगरी में, 18 वाले को भी उसी कैटेगरी में एक साथ कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। तो रेट वाइज क्लासिफिकेशन तो आपका नहीं रहेगा। और B2C है तो उसके केस में आप चेक करोगे क्या कि अगर आपको 1 लाख है तो आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना पड़ेगा, टैक्स रेट वाइज क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, और क्योंकि इंटर स्टेट है तो स्टेट भी ज़्यादा होगा तो स्टेट वाइज क्लासिफिकेशन भी आपको करके देना रहेगा। पर अगर 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट जाता है तो फिर तो यू कांट डू एनी कंसोलिडेशन, आपको इनवॉइस वाइज से डिटेल देनी रहेगी। फिर रिवाइज टैक्स इनवॉइस का एक कॉन्सेप्ट आता है, इसके केस में कब आप कंसोलिडेट कर सकते हो डेटा। सो देखो, अगर B2B कर रहे हो, चाहे इंटर हो चाहे इंट्रा हो, यहाँ पे तो कोई आपको लिमिट चेक ही नहीं करनी है, आपको रेसिपेंट वाइज रिवाइज इनवॉइस रेज करना ही पड़ेगा, यू कांट कंसोलिडेट। और वहीं अगर आप इंट्रा B2C के केस में आते हो तो फिर अगेन आपको कोई थ्रेशोल्ड नहीं देखना, आप कंसोलिडेट कर सकते हो डिटेल्स, रेसिपेंट वाइज ऑब्वियसली करोगे। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता फर्स्ट केस में, तो आपको हर रिवाइज इनवॉइस को इशू करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप रेसिपेंट वाइज एक रेसिपेंट के लिए पूरी साइड कंसोलिडेट कर सकते हो जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन प्लेस की है। रिवाइज इनवॉइस हम कम रेस करते हैं, तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन आपका बाद में आपको मिलता है, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला जो मसला आता है, आफ्टर 30 डेज़ किया, या मतलब बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन बाद में मिला है ना, तो उसके केस में पुराने इन्वॉइसेस को भी आप रिवाइज करते हो, तो उसके केस में होता है ना। तो जितने भी इन्वॉइसेस थे आप रेसिपेंट वाइज कंसोलिडेट करके एक इन्वॉइस रेज कर सकते हो अगर B2C इंट्रा स्टेट सप्लाई थी। पर अगर B2B होगा तो फिर रेसिपेंट वाइज आपको करना ही पड़ेगा। और अगर इंटर स्टेट B2C है तो उसके केस में अगर अप टू 2.5 लाख हुआ तो आप यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस रेज कर सकते हो। बट उन रेसिपेंट के केस में भी अगर एक ही रेसिपेंट है बट वो मल्टीपल स्टेट्स में है तो फिर उसके केस में भी स्टेट वाइज तो बाइफिकेशन आपको करना ही करना पड़ेगा। एक स्टेट का आप पूरा कंबाइन कर सकते हो, दूसरे स्टेट का पूरा कंबाइन कर सकते हो। और अगर मोर देन 2.5 लाख हो गया तो फिर तो कोई कंसोलिडेशन आप करने के लिए लाइबल एलिजिबल हो ही नहीं, आपको पूरा रेसिपेंट वाइज रिवाइज इनवॉइसेस रेज करने रहेंगे। उसके बाद आता है कि नो टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस ऑफ वैल्यू अप टू या लेस देन, ऑलवेज लेस देन, हमेशा लेस देन होगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको मिस कर सकते हो कि अगर लेस देन 200 होगा, मतलब 199 तक की ट्रांजैक्शन यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो वैल्यू लेस देन 200 रुपीज़ है अगर, और रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है और वो इनवॉइस भी नहीं मांग रहा आपसे, तो आप क्या कर सकते हो, कोई टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई आपको रेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप D एंड पे कंसोलिडेटेड रेज कर सकते हो। लेकिन ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ये पर्टिकुलर जो एग्जेम्पशन है वो किसके ऊपर नहीं लगती, फॉर एडमिशन टू सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स सिनेमाज स्क्रीन्स, ठीक है। देन ई-वे बिल इज मैंडेटरी अगर कंसाइनमेंट वैल्यू क्या हो, मोर देन 50,000 रुपीज़, 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं, और कंसाइनमेंट वैल्यू है GST इंक्लूड करने की वैल्यू जो आएगी वो। फिर ओवर द काउंटर अगर आप डिपॉजिट करवाते हो कैश चेक DD के थ्रू इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो कितने की लिमिट होती है कि पर चालान पर टैक्स पीरियड आप अप टू 10,000 रुपीज़ ही करवा सकते हो। TDS एप्लीकेबल होता है अंडर GST अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी हो, मोर देन 2.5 लाख, और ध्यान रखना है यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है। ऊपर जैसे यहाँ पे तो कंसाइनमेंट, ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको भी नोट करते हुए चलना। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में टैक्सेस वगैरह इंक्लूड नहीं होते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब पूरे थ्रू आउट दी जो हमारा ट्रांजैक्शन उसमें कितनी वैल्यू मिलेगी, हमें कितना अमाउंट मिलेगा, मोर देन 2.5 लाख होनी चाहिए। और TDS की रेट क्या रहती है, 11%, टोटल 2%। और TCS की रेट कितनी रहती है, थ्रेशोल्ड तो इसमें कुछ है नहीं, रेट रहती है 0.25 प्लस 0.25, दैट इज टोटल 0.5% ओनली। अभी भी लोग ना 0.5 प्लस 0.5 1% लगा देते हैं, मैंने टेस्ट कॉपीज चेक करी इसलिए बोल रही हूँ, तो पुरानी रेट्स नहीं ध्यान में रखनी है। नोटिफाइड रेस्टोरेंट सर्विसेज वाया इको अंडर सेक्शन 9(5) exclude services from restaurants located at specified premises. 9(5) में
रेस्टोरेंट सर्विस के केस में इको टैक्स पे कर रहा है। पर कौन कौन सी रेस्टोरेंट्स इसमें इंक्लूड नहीं होते? ऐसे रेस्टोरेंट्स जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस से सर्विसेज दे रहे हैं। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है कि प्रीमाइसेस जहाँ पर होटल अकोमोडेशन सर्विसेज का डिक्लेयर टैरिफ कितना है, मोर देन 7500 पर यूनिट पर डे, उनको क्या मानते हैं? बड़े होटल्स। तो फिर उनको उन रेस्टोरेंट्स पर खुद ही लाइबिलिटी दे देती है कि आप खुद ही टैक्स पे करो, इको को हम लाइबल नहीं करेंगे। उसके बाद GSTR 8 को अगर आप डिले फाइल करते हो तो लेट फीस कितनी है? 100 + 100 दैट इज टोटल 200 रुपीज़ और मैक्सिमम 5000 + 5000 10,000 रुपीज़। ठीक है। सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट GSTR 9 से आपको कब फाइल करना पड़ता है? अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है। अगर आप सेक्शन 47 में डिले करते हो रिटर्न्स फाइल करने में तो कितनी लेट फीस लगती है? सो 100 + 100 वही अभी जो हमने TCS के लिए देखी थी, GSTR 8 के लिए देखी थी, सेम यहाँ पे 100 + 100 200, टोटल मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 + 5 10 के। GSTR 7 का अगर आप लेट फाइल करते हो तो कितनी लगती है लेट फीस? तो अगर देखो आपका इस पर्टिकुलर मंथ का कोई TDS ही नहीं बनता तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी, पर अगर बनता है तो फिर 25 + 25 50 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1K + 1K 2K। अब GSTR 1 और GSTR 3B के स्पेसिफिकली हम डिले के लिए लेट फीस देख लेते हैं। सो इस केस में आपको थोड़ा थ्रेशोल्ड्स वाला क्राइटेरिया ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या? पहला 1.5 करोड़ तक, फिर 1.5 से ज़्यादा और अप टू 5 करोड़ तक, और फिर मोर देन 5 करोड़। ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है ना उसमें तो कोई थ्रेशोल्ड ही नहीं, उसमें अगर आप कोई टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं थे, आपकी कोई आउटवर्ड सप्लाई ही नहीं हुई, तो अगर कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं भी थी तो भी आपको रिटर्न तो फाइल करनी रहती है ना, तो यहाँ पे लेट फीस लगती है। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से। ये जो टोटल वाली है ना वो तो 20 पर डे और मैक्सिमम 500 रुपीज़। अगर नील टैक्स नहीं है, नील आउटवर्ड सप्लाईज नहीं है और आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अप टू 1.5 CR है तो फिर लगेगी 50 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 2K। फिर नेक्स्ट स्लैब में 50 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 5000, 50 रुपीज़ पर डे एंड मैक्सिमम 10,000। तो ये 50 50 50 तीनों में सेम है, 2 5 एंड 10 हो जाएगा, 2 5 are 10। ठीक है। एंड फर्स्ट में 20 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 500 रुपीज़। अच्छा, अब अगर आप GSTR 9 में डिले कर देते हो तो यहाँ पर तो हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देख रहे थे, देखो एग्रीगेट टर्नओवर, क्योंकि हम करंट ईयर में तो हमें अपना पूरा टर्नओवर पता ही नहीं चला ना। सो इस केस में तो प्रीसीडिंग का देते हैं, लेकिन GSTR 9 तो एनुअल रिटर्न होती है, पूरा साल निकलने के बाद फाइल करते हो, तो हमें जिस साल की आप फाइल करो उसका भी रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर पता है, तो उस रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर का देखते हैं यहाँ पर 5 करोड़ तक, फिर उसके बाद 20 करोड़ तक है, फिर मोर देन 20 करोड़। 3 थ्रेशोल्ड्स एप्लीकेबल रहेंगे, स्लैब्स एप्लीकेबल रहेंगे। ध्यान क्या क्या रखना है? देखो पर डे में कितना है? 50 100 200। क्या? 50 100 200 50 100 200। उसके बाद मैक्सिमम के केस में हम यहाँ पे परसेंटेजेस लगाते हैं। फर्स्ट 2 परसेंटेजेस सेम है, 0.04%, 0.04%, और लास्ट वाले में थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन ज़्यादा ही बढ़ाया है, 0.05 नहीं है, ध्यान रखना 0.50 है, 0.50 0.5% है। ठीक है। और यहाँ पे 0.04 है ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। उसके बाद अगर GSTR 4 में आप डिले करते हो तो अगर कोई GST पेबल नहीं था GSTR 4 में तो उसके केस में 20 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम 500 रुपीज़, जो हमने यहाँ पे देखा था। कहाँ पे देखा था? यहाँ पे। तो ये दोनों सेम है। और अगर नील GST पेबल नहीं है तो उसके केस में फिर 25 + 25 50 रुपीज़ और मैक्सिमम 2000। तो ये जो हमने सेकंड केस देखा था GSTR 1 और 3B केस में, वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट 2 यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न। अगर इन्फॉर्मेशन रिटर्न आप फर्निश नहीं करते हो तो 100 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम 5000 रुपीज़। 100 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम
5,000 रुपीज़। ऊपर अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे हम देख रहे हैं GSTR 8 वगैरह के लिए, उसका ये टोटली आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ GSTR 8, 100 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 5,000। उसके बाद मर्चेंट एक्सपोर्ट्स के लिए क्या रेट रहता है? 0.1%, टोटल 0.1% है, 0.05, 0.05। उसके बाद प्रोविजनल रिफंड इज अनअवेलेबल टू सप्लायर्स प्रोसिक्यूटेड फॉर टैक्स एवेजन। अगर आपने टैक्स एवेजन मोर देन 2.5 करोड़ का किया होता है इन प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर्स, तो आपको प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलता। मिनिमम रिफंड क्लेम कितना होना चाहिए GST के अंदर? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1,000 पर टैक्स हेड, 1,000 रुपये या उससे ज़्यादा का तो आपको मिलता है, और कस्टम्स में 100 रुपये हो जाता है। बॉन्ड एंड सिक्योरिटी इन प्रोविजनल असेसमेंट, 25% ऑफ द अमाउंट आपको देना रहता है बॉन्ड। पावर टू अरेस्ट कब आती है? कि अगर आपने टैक्स इवेजन किया हो एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज़, या फिर अगर आप रिपीटेड हो तो भी आ जाता है। उसके केस में तो आप चेक ही नहीं करते हो, रिपीटेड केस में नो चेक, नो थ्रेशोल्ड, पर जनरल 2 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा का होना चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस कब ट्रीट किया जाता है? कि अगर आपने टैक्स इवेजन 5 करोड़ से ज़्यादा को किया हो तो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट करने का परमिशन होता है। पेनल्टी 73, 74 की एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत कम रेलिवेंट है, ठीक है। तो मैं 74A वाली ही करवा रही हूँ, ध्यान से इतना रखना है, यहाँ पे 30 डेज है और यहाँ पे ये 60 डेज हो जाएगा। तो देखो नॉन फ्रॉड केसेस में और फ्रॉड केसेस में क्या क्या होगा। नॉन फ्रॉड केसेस में अगर आप बिफोर SCN या विद इन 60 डेज ऑफ SCN क्या कर देते हो, पे कर देते हो जो भी आपका ड्यू अमाउंट था, टैक्स अमाउंट था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो उसके केस में देयर वुड बी नो पेनल्टी, कोई पेनल्टी पे नहीं करनी है आपको। पर अगर फ्रॉड का केस है तो फिर आपको देनी पड़ेगी पेनल्टी। कितना? 15, 25, फिर उसके बाद 50 है और उसके बाद 100 है। कब कब कौन कौन सी है देखो। पहला वॉलंटरी पेमेंट बिफोर SCN, दूसरा विद इन 60 डेज ऑफ SCN, तीसरा विद इन 60 डेज ऑफ ऑर्डर, और लास्ट आफ्टर 60 डेज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। सो नॉन फ्रॉड के केस में नो पेनल्टी इन फर्स्ट 2 केसेस, एंड लास्ट 2 केसेस में सेम पेनल्टी 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, और फ्रॉड के केसेस में 15, 25, 50, 100। दिस इज द वे यू लर्न। नेक्स्ट है पेनल्टी इफ सेल्फ असेस्ड टैक्स और कलेक्टेड टैक्स इज अनपेड फॉर मोर देन 30 डेज, C और SGST ईच। ध्यान रखना यहाँ पे इक्वल पेनल्टी, मैंने CGST के पेनल्टी बताई थी, तो इक्वल पेनल्टी एस में भी लगेगी। C और S ईच में कितनी होगी? अगर आप सेल्फ असेस्ड टैक्स खुद ही पे नहीं करते हो तो उसके केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी ही लगेगी, अगर आपने 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। उसके बाद इशुएंस ऑफ SCNs एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 73, 74, 74A बाय डिफरेंट ऑफिसर्स। ऑफिसर की रैंकिंग क्या है? सुपरिंटेंडेंट है अगर, दूसरा DCAC, और लास्ट एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर। CGST के लिए रहेगी कितनी? 10 lakhs, then 10 to 1 करोड़ एंड देन मोर देन 1 करोड़। IGST में डबल हो जाएगी अप टू 20, 20 से 2 करोड़ एंड मोर देन 2 करोड़। और अगर दोनों का कॉम्बाइन हमें लिमिट देख रही है तो फिर उसके केस में अप टू 20, मतलब जो IGST वाली थी वो यहाँ पे लग जाएगी, डबल नहीं, और फर्दर डबल नहीं होगा अब, ठीक है। 20 to 2 करोड़ एंड मोर देन 2 करोड़। सुपरिंटेंडेंट, ACTC एंड देन एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर। उसके बाद मिनिमम अमाउंट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स अंडर सेक्शन 18, जो हम टैक्स इंस्टॉलमेंट्स में ही पे कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास कम से कम 25,000 का आपका टैक्स अमाउंट होना चाहिए, तब आपको इंस्टॉलमेंट्स अलाउ की जाती है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25,000 रुपीज़। उसके बाद 122(1) और 122(1)B में कितनी पेनल्टी है? तो 10,000 और अमाउंट ऑफ टैक्स इवेटेड विच एवर इज हायर, IGST में 10,000, 20,000 हो जाएगा। 122(1)A में कितना है? टैक्स इवेटेड या ITC अवेल्ड और पास्ट। 122(2) में कितनी है पेनल्टी? नॉन फ्रॉड केस है तो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, और फ्रॉड केस है तो
100% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। इक्वल पेनल्टी एस में भी लगेगी। 122(3) में 25 + 25 टोटल 50,000। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स फर्निश नहीं करते हो 124 सेक्शन में, तो उसके केस में अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंस है तो अप टू 10,000 की पेनल्टी IGST में डबल हो जाएगी। और अगर कंटिन्यू ऑफेंस है तो फिर थोड़ा सा टिपिकल सा है, 100 पर डे, मैक्सिमम 25, और IGST में डबल कर दो 200 पर डे और मैक्सिमम 50,000। उसके बाद जनरल पेनल्टी कितनी है 125 में? 25,000 रुपीज़ इन CGST, 25 in S and total 50. A breach is considered as minor breach अगर टैक्स इन्वॉल्व हो लेस देन 5,000 रुपीज़। ये थोड़ा सा टेस्टेड वाला पार्ट है तो इसको ध्यान रख लेना अच्छे से। उसके बाद रिलीज ऑफ गुड्स, कन्वेंस डॉक्यूमेंट्स ऑन पेइंग स्पेसिफाइड पेनल्टी अंडर सेक्शन 129। तो अगर केस बनता है कि ओनर खुद सामने आ जाता है पेमेंट ऑफ पेनल्टी के लिए, तो उसके केस में तो लगेगा कितना? 200% ऑफ दी टैक्स पेएबल। IGST में भी 200%। जब परसेंटेज वाली चीज़ होती है तो हम रिस्पेक्टिव टैक्स अमाउंट, IGST ले लो तो टोटल IGST का 200 ले लो, C ले रहे हो तो C का 200 ले लो, तो वो ऑटोमेटिकली, I के केस में तो ऑटोमेटिकली डबल हो गया ना, तो इसलिए हम डबल परसेंटेज उसको डबल नहीं करते कभी भी, ठीक है। तो 200% ऑफ दी टैक्स पेएबल। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स का केस है तो लोअर लेंगे किसका? 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 रुपीज़। और अगर IGST का केस होगा और हम गुड्स की वैल्यू का ले रहे हैं तो फिर हमें 4% करना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली डबल नहीं होती। यहाँ पे टैक्स की वैल्यू थी इसलिए वो डबल हो रही थी, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली डबल नहीं होगी क्योंकि टैक्स की वैल्यू नहीं, तो हमें डबल करना पड़ेगा। तो 2% और 25,000, 4% और 50,000, ठीक है। पर अगर ओनर सामने नहीं आता है तो उसके केस में 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स की वैल्यू का 50% लिया है तो IGST में 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स हो जाएगा। और 200% ऑफ द टैक्स पेएबल, टैक्स का 200% लिया है तो IGST में भी टैक्स का ही 200% रहेगा, विच एवर इज हायर। 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स पेएबल विच एवर इज हायर। CGST में सेम SGST में हो जाएगा। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स का केस हुआ तो 2% का ऊपर जो था वो 5% हो जाएगा और 25,000 विच एवर इज लोअर। और IGST में 5% का 10% हो जाएगा और 50,000 का 50,000। अगर ट्रांसपोर्टर रिलीज करवाना चाहता है अपना कन्वेंस तो वो ये ऊपर वाली जो पेनल्टी वो दे सकता है, या फिर 1 लाख रुपीज़ विच एवर इज लोअर। 1 लाख CGST में, तो S में भी इतना हो जाएगा, तो टोटल IGST के लिए 2 लाख रुपीज़। अगर माइनर एरर्स है जहाँ पे डिटेंशन सीजर पॉसिबल नहीं होता, जैसे आपने 1-2 डिजिट्स में गलती कर दी है ना, आपने पिन कोड के 1-2 डिजिट में गलती कर दी, या ई बिल की जो नंबर है उसमें 1-2 डिजिट की गलती है, तो उतना तो चलता है। तो अगर ये माइनर एरर्स वगैरह है, ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल नंबर है उसमें गलती करती, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है मैक्सिमम 1,000 रुपये टोटल C+S मिला के, 500 + 500। कॉन्फिस्केशन के केस में फ़ाइन कितना लगता है अंडर सेक्शन 130? सो हायर ऑफ 100% ऑफ टैक्स पेएबल का या तो 100% ले लो, या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉन्फिस्केटेड गुड्स माइनस टैक्स चार्जेबल। गुड्स की वैल्यू माइनस टैक्स चार्जेबल, क्योंकि टैक्स तो अलग से वसूल ही रहे हो ना, पेनल्टी हम पूछ रहे हैं, फाइन पूछ रहे हैं कितना लगेगा, तो मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स चार्जेबल या 100% ऑफ द टैक्स पेएबल विच एवर इज हायर। अब प्रोसिक्यूशन के केस में देखो किस तरीके से होता है। सो अगर क्या है, टैक्स इवेड किया है, ITC रॉन्गली अवेल, यूटिलाइज, रिफंड रॉन्गली टेकन, issuance of invoice without supply in violation of GST leading to wrongful availment और utilization of ITC या रिफंड ले लें किसी और ने, तो अगर ये सब केसेस है तो अमाउंट इन्वॉल्व अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है मिनिमम 6 मंथ्स की, अप टू 5 years, और फाइन लग सकता है। पर अगर ये 2 से 5 करोड़ के बीच में है तो वही मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 3 years फाइन भी लगेगा। और अगर ये 1 से 2 करोड़ के बीच में है तो सिर्फ एक ही केस में ऐसा होता है जब आपको 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट और 1 year तक का जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है,
किस केस में कि आपने इनवॉइस विदाउट सप्लाई रेज कर दिया, जिससे ये जो भी आईटीसी का झोल हुआ है, रिफंड किसी ने गलत तरीके से सैंक्शन करवा लिया, तो सिर्फ एक केस में ये पनिशमेंट बनती है 6 months to 1 year वाली। पर अगर आपने फॉल्सिफिकेशन किया है अकाउंट्स इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स वगैरह का, तो उसके केस में देयर वुड बी नो लिमिट एप्लीकेबल। आपको 6 महीने या फाइन या दोनों का आपको प्रोसिक्यूशन हो सकता है। और अगर आप कोई भी ऑफेंस सेक्शन 132 वाला एक से ज़्यादा बार करते हो, तो देयर वुड बी नो लिमिट दैट इज़ गोइंग टू बी चेक्ड। 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। ठीक है। देन आता है पनिशमेंट फॉर अनऑथराइज डिस्क्लोजर बाय ऑफिसर्स एटसेट्रा अंडर सेक्शन 133। आपको ऑफिसर बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है आप अपनी पावर का गलत यूज़ करो। तो अगर आप भी बीइंग ऑफिसर भी अनऑथराइज डिस्क्लोजर करते हो, तो आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है, या आपके ऊपर फाइन लग सकता है 25,000 रुपये तक का, या दोनों भी हो सकते हैं। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, देखो 132(1)(b के लिए तो कोई कंपाउंडिंग नहीं है, जहाँ आप बिना सप्लाई के इनवॉइस रेज कर सकते हो। सबसे बड़ा पाप माना जाता है जीएसटी के अंदर, जघन्य पाप। ठीक है। इसके अलावा जो केसेस जैसे 132(1)A, C, D, ये जो नोट्स में जाके रेफर करना, मैं यहाँ पे अब पूरा एक एक बताऊँ कोई सेंस नहीं बनता। हम यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको डिटेल नहीं किया है, वरना तो पूरे नोट्स ही बन जाएंगे दोबारा। तो अगर 5 करोड़ से ज़्यादा वाला अमाउंट है, 132(1) का ऑफेंस है, तो उसके केस में तो मिनिमम 50% और मैक्सिमम 75% का आपका रहता है कंपाउंडिंग। और अगर 2 करोड़ से ज़्यादा और अप टू 5 करोड़ है, तो उसके केस में 40% और 60% हो जाएगा, 50, 75 एंड 40, 60। इसके अलावा अगर कहीं भी है कि आप इन वाले ऑफेंसेस में साथ दे रहे हो या फिर FHI का है, तो दोनों ही केस मतलब दोनों ही केसेस में 25% ही रहेगा, चाहे 5 करोड़ से ज़्यादा हो चाहे ना हो। 25% वुड बी द कंपाउंडिंग अमाउंट। Monetary limit for filing appeals application is special leave petition by department before GST 80, HC and SC। GST 80 को अगर आप दे रहे हो बेसिकली पिटिशन, तो मॉनेटरी लिमिट कितनी है? डिपार्टमेंट अगर बेसिकली क्या कर रहा है, अपील्स वगैरह में जाना चाहते हो, तो कितनी मॉनेटरी लिमिट रहेगी? वो GST 80 के सामने जाना है 20 लाख की, हाई कोर्ट के सामने जा रहा है तो 1 करोड़ की, और सुप्रीम कोर्ट के केस में 2 करोड़, 20 lakhs, 1 करोड़ एंड 2 करोड़। ठीक है। उसके बाद प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग अपील टू अपीलेट अथॉरिटी इन जनरल केसेस और GST 80 इन ऑल केसेस। अपीलेट अथॉरिटी के सामने कितनी प्री डिपॉजिट जमा करवानी रहती है? अगर आपने ड्यूज एडमिट कर लिए, तो जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जितना भी एडमिट किया, वो तो पूरा 100% देना पड़ेगा। और जितना भी आप डिस्प्यूट कर रहे हो टैक्स अमाउंट, तो उसका सिर्फ 10%, टैक्स अमाउंट का 10% लगेगा यहाँ पे। इंटरेस्ट पेनल्टी का 10% नहीं होगा, सिर्फ टैक्स का 10% होगा। और मैक्सिमम कितना रहेगा? 20 करोड़ इन CGST एंड SGST, और IGST के केस में 40 करोड़ हो जाएगा। वहीं अगर यही अपीलेट अथॉरिटी के सामने डिटेंशन का केस होता है, तो 25% लगती। उसके बाद सिंगल मेंबर बेंच ऑफ GST 80 कैन हियर अपील इफ द डिस्प्यूट अमाउंट इज, अगर डिस्प्यूट अमाउंट लेस देन 50 लाख का होता है, तो सिंगल मेंबर बेंच सुन सकती है आपका मुकदमा। उसके बाद अगर आप एडवांस रूलिंग के लिए जा रहे हो, एप्लीकेशन किसको दे रहे हो? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग आर को, AAR को, तो उसके केस में 5,000 प्लस 5,000 टोटल 10,000 रुपये की फीस है। और अपील में जा रहे हो तो दी अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग AAR, तो फिर उसके केस में डबल हो जाएगा, 10K प्लस 10K 20K टोटल। GST रूल्स के अंदर कितनी मैक्सिमम पेनल्टी प्रिस्क्राइब हो सकती है? तो 10,000 रुपीज़ तक की। और अगर आप प्रॉफिटरिंग करते हो, तो उसके केस में कितनी पेनल्टी लगेगी कि अगर आप प्रॉफिटेड अमाउंट 30 दिन के अंदर भी जमा नहीं करवाते फ्रॉम द अथॉरिटीज ऑर्डर, तो फिर आपके ऊपर जो भी प्रॉफिटेड अमाउंट है उसका 10% पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट पार्ट है कस्टम्स एंड FTP। सेफगार्ड मेजर से आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है कि अगर आप क्या कर रहे हो, आर्टिकल्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री आप लेस देन 3% है ऑफ द टोटल इम्पोर्ट्स, या मल्टीपल डेवलपिंग कंट्रीज का कंबाइंड शेयर है लेस देन 9% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट्स, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी आपको सेफगार्ड जो भी ड्यूटी वगैरह इम्पोज होती है उनसे। और उसके अलावा
100% ईओ सेट्स को भी मिलती है कि अगर स्पेसिफिकली अनलेस उनके ऊपर स्पेसिफिकली अप्लाई किया जाए वो क्लियर कर देते हैं गुड्स को डीटीए में, या फिर वो यूज़ करते हैं उन गुड्स के लिए जिनका फर्दर क्लियरेंस होगा डीटीए में। सो ये एडिशनल है। बाकी यहाँ पे 3% है, यहाँ पे 9%। कस्टम्स में अपील फाइलिंग फ़ीस कितनी है? 15,000 रुपये। एप्लीकेशन जैसे स्टे की, रेक्टिफिकेशन की, रेस्टोरेशन ऑफ अपील एप्लीकेशन की, अगर आप क्या कर रहे हो एप्लीकेशन दे रहे हो तो 500 रुपये रहती है। अपील के लिए 15,000, जनरली छोटी मोटी एप्लीकेशन लगा रहे हो तो 500 रुपये। हम डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालते हैं, है ना, कि अगर आप कैपिटल गुड्स को बाद में क्लियर करवाते हो, स्पेसिफाइड पर्पज के लिए यूज़ करके उनको फर्दर फाइनली क्लियर करवाते हो तो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके केस में हमें चेक करना रहता है, हमें डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी निकालनी होती है। तो वहाँ डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो देखो 4%, 3%, 2.5% एंड 2%। 4, 3, 2.5, 2%। पहले तो ये याद कर लो, ठीक है। 4% लगेगा सिर्फ फर्स्ट ईयर में, 3% लगेगा 2 साल में, सेकेंड और थर्ड ईयर में, 2.5 लगेगा फोर्थ और फिफ्थ ईयर में, और उसके बाद फिर लग जाएगा 2%। और ये क्या है? क्वार्टर वाइज है, ध्यान रखना, क्वार्टरली है ये डेप्रिसिएशन। क्वार्टर वाइज डेप्रिसिएशन, तो मान लो पूरा एक साल मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा ये 4 क्वार्टर के हिसाब से, तो 16% एक साल का हो गया। फिर नेक्स्ट के लिए अगेन 4, तो हर बार मतलब जितने साल जितने क्वार्टर्स है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी कैलकुलेशन करते हो। क्वार्टर वाइज ये भी ध्यान में रखना है। SWS हमेशा 10% ऑफ BCD रहता है। स्पेयर पार्ट्स, रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स कैन बी इम्पोर्टेड ऑफ डैश अंडर प्रोजेक्ट इम्पोर्ट्स 10% ऑफ द टोटल वैल्यू, अप टू 10% ऑफ द टोटल वैल्यू। कस्टम्स वैल्यूएशन में फ्रेट की लिमिट क्या रहती है कि अगर फ्रेट अनअसर्टेनेबल है तो हम 20% ऑफ द कस्टम्स FOB ले सकते हैं। अगर फ्रेट FOB अवेलेबल ना हो तो FOB प्लस इंश्योरेंस का हम 20% ले लेते हैं। और अगर एयर इम्पोर्ट से तो हमेशा हमें मैक्सिमम कैप रखना पड़ता है ऑफ द 20% ऑफ द FOB कस्टम्स FOB वैल्यू। 20% जो ये मैक्सिमम कैप है, इसको हम एक्चुअल फ्रेट से कंपेयर करते हैं, और एक्चुअल फ्रेट वो होता है कहाँ से कहाँ तक का? फ्रेट फ्रॉम एक्सपोर्टर्स फैक्ट्री टू प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन, ये भी ध्यान रखना है। वहीं अगर इंश्योरेंस केस में 1.125% की लिमिट चेक होती है, कब कि अगर ये फ्रेट अनअसर्टेनेबल हो तो हम 1.125% ऑफ द कस्टम्स FOB वैल्यू लेते हैं, और अगर FOB नहीं हो तो FOB प्लस फ्रेट का भी हम 20% ले सकते हैं। पेनल्टी फॉर डिले इन फाइलिंग इम्पोर्ट मैनिफेस्ट, अराइवल मैनिफेस्ट, इम्पोर्ट मैनिफेस्ट या इम्पोर्ट रिपोर्ट, और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, डिपार्चर मैनिफेस्ट बोल दो, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बोल दो, एक्सपोर्ट रिपोर्ट बोल दो, विदाउट सफिशिएंट कॉस्ट अगर आप इनको आपको फाइल करने में डिले करते हो तो 50,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। सिमिलरली आप पैसेंजर या क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट वगैरह को डिले फाइल करते हो, टाइमली सबमिट नहीं करते हो, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन को नहीं देते हो तो 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। और सिमिलरली अगर आप प्रोविजनल असेसमेंट वगैरह रेगुलेशंस का या कस्टम्स ऑडिट रेगुलेशंस का पालन नहीं करते हो तो आपके ऊपर 50,000 तक की लिमिट की पेनल्टी लग सकती है। उसके बाद मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, या तो आप क्या हो? ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर हो, वाले इम्पोर्टर हो, AEO हो, या फिर आपकी जो ड्यूटी है पर बिल ऑफ एंट्री वो मोर देन इक्वल्स टू 10,000 है, 10,000 और मोर है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक ही पे करना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी। ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन फ्यूल्स लुब्रिकेंट्स टेकन ऑन बोर्ड a foreign going aircraft or ship stores supplied to Indian naval vessels, इनके ऊपर कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है? टोटल 100% का मिलता है, ना कि सिर्फ 98%। सिर्फ एक बार रीड करके छोड़ सकते हो। जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस GFA कितना कितना रहता है? सो देखो 50, 15 और 15 रहता है। कब कब रहेगा? देखो नेपाल, भूटान, म्यांमार, इनके केस में हमेशा 15,000 तक ही रहेगा, और अगर लैंड रूट से लाते हो तो सिर्फ आप यूज़ पर्सनल इफेक्ट्स ही ला सकते हो, ठीक है। सो यूज़ पर्सनल इफेक्ट्स और ट्रेवल सेवनर्स के केस में जनरली कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा आप जो आर्टिकल्स लाते हो उनके लिए ये लिमिट हमें चेक करनी रहती है। सो कोई भी पर्सन हो अगर नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहा है तो आपको 15,000 तक का GFA मिलता है। पर आप अदर देन दिस NBM, नेपाल, भूटान, म्यांमार से आते हो, और अगर आप अगेन फॉरेन ओरिजिन वाले टूरिस्ट हो
तो अगेन आपको 15,000 ही मिलेगा। इसके अलावा आप हो, जैसे आप टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या इंडियन रेसिडेंट हो या फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया हो, तो इन सब के केस में फिर आपको 50,000 तक की लिमिट मिल जाती है। फिर नेक्स्ट आता है रेसिडेंस अलाउंस कितना मिलता है। सो इसमें हम ड्यूरेशन ऑफ स्टे देखते हैं, 3 to 6 months, 6 months to 1 year, देन मिनिमम स्टे ऑफ 1 year ड्यूरिंग 2 years। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, भूल जाओगे वरना। 3 to 6 months, 6 months to 1 year, minimum stay of 1 year during 2 preceding years, and last minimum stay of 2 years or more. 60,000, 1 lakhs, 2 lakhs and 5 lakhs। 60, 1 to 5। अच्छा, ज्वेलरी अलाउंस कितना मिलता है। जेंटलमैन पैसेंजर है तो अप टू 20 ग्राम्स और मैक्सिमम वैल्यू कैप कितना है 50,000 तक का, और लेडी पैसेंजर के केस में 40 ग्राम, वैल्यू कैप 1 लाख रुपीज़ का। ध्यान रखना है तभी मिलेगा जब 1 ईयर से ज़्यादा आप अब्रॉड रह के आ रहे हो। उसके बाद क्रू मेंबर्स ऑफ अ वेसल एयरक्राफ्ट आर अलाउड टू ब्रिंग आइटम्स लाइक चॉकलेट्स, चीज़, कॉस्मेटिक्स, पेटी गिफ्ट्स फॉर देयर फैमिली और पर्सनल यूज़, लेकिन सिर्फ 1500 रुपये तक के सामान ला सकते हैं। बैगेज रेट ऑन फायर आर्म्स कार्ट्रिजेस मोर देन 50 या सिगरेट्स मोर देन 100 स्टिक्स, उसके केस में कितना लगता है आपके ऊपर बैगेज रेट 110%, मतलब 100% कस्टम ड्यूटी प्लस 10% SWS। और इन जनरल बैगेज रेट कितनी रहती है 38.5, 35% प्लस 10%। बॉन्ड फॉर वेयर हाउसिंग अगर आप देते हो तो जितना भी ड्यूटी अमाउंट है उसका 3 टाइम्स देना रहता है आपको। और मिनिमम रिफंड अमाउंट फॉर कस्टम्स रहता है, मैंने GST के टाइम पे भी बताया था, वहाँ पे 1000 रुपीज़ और मोर, यहाँ पे 100 रुपीज़ और मोर होना चाहिए। अच्छा, जो स्टार्स मिलते हैं 1 2 3 4 स्टेटस होल्डर्स को, तो उनके केस में हमें कितना कितना एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देना होता है। तो 1 स्टार के लिए आपको देना पड़ेगा 3, उसके बाद 15, उसके बाद 50, फिर 200 एंड देन 800। सो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बाय 5, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो बाय 3 प्लस 5, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे प्लस 5 कर दोगे, और फिर यहाँ पे 4 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बाकी वैसे जनरली भी ये याद रह ही जाएगा, 3, 15, 50, 200, 800। ठीक है। उसके बाद ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना चाहते हो अगर आप सैम्पल्स का, तो कहाँ तक कर सकते हो 3 लाख रुपए तक का कर सकते हो। अगर आप राखी इंपोर्ट हो रही है तो उसके केस में अगर ड्यूटी 100 रुपये तक की एप्लीकेबल है तो फिर माफ़ हो जाती है। एक्सपोर्ट कर रहे हो गिफ्ट्स का तो 5 लाख रुपए पर एनम तक के कर सकते हो आराम से। एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन जो रहती है उसमें इंपोर्ट इंटाइटलमेंट कितना रहता है, कितना इंपोर्ट आप कर सकते हो, तो 300% ऑफ द FOB वैल्यू फिजिकल एक्सपोर्ट्स है तो, और अगर डीम्ड एक्सपोर्ट है तो FOR वैल्यू का 300% ले लोगे, 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यूज, और 1 करोड़ रुपीज़ विच एवर इज हायर। उसके बाद मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना रहेगा एडवांस ऑथराइजेशन के केस में 15% रहता है, और यही DFIA के केस में 20% हो जाता है। एडवांस ऑथराइजेशन केस में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आप मैंडेटरी स्पेयर्स का कर सकते हो 10% ऑफ द CIF वैल्यू तक। EPCG के अंदर आपको स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी फुलफिल करनी रहती है, तो अगर आपने कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करवाया है तो कितना आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रहेगा, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रहेगा 6 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव्ड, और अगर इंडिजिनियसली सोर्स कर रहे हो कैपिटल गुड्स तो 4.5 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव्ड। अर्ली एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिलमेंट इंसेंटिव कितना रहता है, दैट इज रिमेनिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपकी वेव कर दी जाए और ऑथराइजेशन आपको रिडीम कर दिया जाए अगर आप क्या करते हो हाफ और लेस टाइम में स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन का 75% फुलफिल कर देते हो और एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का 100%। आधे या उससे कम समय में अगर आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का 100% कर देते हो, स्पेसिफिक का 75% कर देते हो, तो पूरा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अब जो रिमेनिंग है वो पूरा माफ़ कर दिया जाता है। EOU अगर आपको स्टैब्लिश करना है तो आपका प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मिनिमम 1 करोड़ रुपीज़ का। 1 करोड़ रुपीज़ मिनिमम है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यहाँ पे चल जाएगा काम। सो ये हमारी सारी मॉनेटरी लिमिट्स और जो भी रेट्स थी वो हमने रिवाइज कर ली है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो आज के लिए इतना ही, और उससे पहले मुझे ज़रूर बता देना कि आपको ये रेलिवेंट लग रहा है या नहीं,
ये नोट्स, ये जो कंपाइलेशन मैंने बनाया है, ये आपके लिए कितना यूज़फुल रह रहा है, सो दैट आई कैन ब्रिंग सच कंटेंट फॉर यू ऑल continuously. So, Radhe Krishna.